हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आप सभी लोग। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी अपनी करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है 3 बजे दोपहर को देखने को मिलते हैं। हिंदी जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलें क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताइएगा, अटेंड चेक आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है एस आर राव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में एस आर राव द्वारा की गई थी। यह स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। ठीक है, क्लियर सभी को? इसकी खुदाई आपकी 1957 में हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या होगा बताइएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बताइए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? तो यह मिला हमको सुरकोटदा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां घोड़े की अस्थियों तथा एक कब्रगाह के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, देखिए क्या पूछाएगा आपका। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यजुर्वेद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आपका चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिए। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए। बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था बुद्ध को आपका कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? जन्म जो है बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, गृह त्याग जहाँ निष्कर्मण की जो घटना हुई थी वो हुई थी इनकी साथी यहाँ पे राजगिरी में। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, और मृत्यु जो है आपका कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों पांचवा नंबर, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा? बताइए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 13वां शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष में होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है साथियों छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछाएगा आपका भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? बताइए। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है माना जाता है साथियों यहाँ पे विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है विनोबा भावे को माना जाता है। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम या प्रसिद्ध, प्रथम नहीं, प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है साथियों 8वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है?
महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके 1924 के बेलगांव और अधिवेशन में बने थे। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, बताइए। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम और कब और कहाँ गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान की अगर बात करें, जनगण मनगण, यह जो है दिसंबर 27 को 1911 कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ या ना। जन राष्ट्रीय गान जनगण मनगण जो है सर्वप्रथम दिसंबर 27 को 1911 कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों 10वां नंबर क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी जो आपके क्रांतिकारी नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, बताइए। भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका 2.4%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। क्लियर है को, भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग जो है घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी के जो है 17.75% भाग जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जवाब, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, बताइए। भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान आता है, तो इसका स्थान आता है साथियों 7वां स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 7वां स्थान आता है, ये बात याद रखिएगा। थाला फॉर रीजन 7वां, ठीक है। क्लियर है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर जो है 7वां स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्या देगा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, बताइए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ा आकार जो है किसका है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का आरोही क्रम अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आता है, उसके बाद आपका दिल्ली आती है, उसके बाद दादर नगर हवेली है, एवं पुदुचेरी आती है, फिर चंडीगढ़, फिर उसके बाद लक्षद्वीप आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अनाई मोड़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में, है ना। चलिए ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है, ठीक है। 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 15 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, ठीक है। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, बताइए। कौन सी झील आपकी मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित झील की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकटक झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मणिपुर में स्थित झील का नाम है आपका लोकटक झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, तो मेरुदंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है साथियों आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर प्रश्न, पूछा गया आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथी आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है, तो देखिए तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करने की जो है क्रांति का नाम पीली क्रांति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए हरित क्रांति का
संबंध आपका जो है खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति का आपका दूध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति का आपका बागवानी से तथा पीली क्रांति का तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला प्रश्न देखेंगे आपका 19 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 नंबर क्या देगा? एक सहकारी समिति के संगठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम जो है 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21। 21 नंबर क्या देगा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, ये आपके अस्थायी सदस्य चुने गए थे। बाद में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 23 है। 23 नंबर क्या देगा है? भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है। बताइए, गोवा में, जम्मू और कश्मीर में, केरल में या असम में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है वो आपका राज्य है गोवा। ठीक है, अगला आपका 24 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है इसमें से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए 25 नंबर है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौथवें राष्ट्रपति थे? बताइए, है नहीं थे? थे, तो यह थे आपके साथियों 14वें। अभी हमारी जो है करंट में 15वें राष्ट्रपति हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 26 नंबर। निम्न में से कौन सी अदिश राशि? ठीक है, अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि की अगर बात करें तो अदिश राशि जो है आपका कार्य है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वे राशियां जिनका केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन इत्यादि सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ये आपकी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठक अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांटने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को आपका प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। चलिए 29 नंबर आपके सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर। ठीक है, आर्थिनोलॉजी का संबंध किससे? बताइए, ऑर्थिनोलॉजी का संबंध किससे? तो ऑर्थिनोलॉजी का संबंध आपका पक्षियों से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ऑर्थिनोलॉजी का संबंध आपका पक्षियों से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए 30 नंबर 30 नंबर है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका मर्मिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग चाहिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
जय हिंद, जय भारत। अभी आप सभी को एग्जाम का डेट तो पता चल गया होगा। एग्जाम का डेट क्या है? 6 से 7, 6-7 सितंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए।